हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। पुनः मैं आपके सामने आज एक 10th क्लास का चैप्टर लेके आए हैं जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये आपका फिजिक्स में चैप्टर 1 से आपका बहुत इंपॉर्टेंट आपके इसका हम 15 क्वेश्चन आपके सामने लेके आए हैं। तो जो बच्चे मेरे वीडियो को देख रहे हैं वो कॉपी किताब निकाल लें और उस पे आप नोट्स तैयार कर लें ताकि आपको बाद में समझ में आए। चलिए, तो बिना देर किए हुए आज आपको हम यहाँ पे एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं और आपको अच्छा लगे तो जरूर अपने दोस्तों को शेयर करें और बताएं। चलिए, तो पहला सवाल आपका दिया गया है कि प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? प्रकाश के परावर्तन। चलिए, सबसे पहला आप लोग पढ़े होंगे परावर्तन किसको कहते हैं। ठीक है, परावर्तन जब कोई प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकराकर पुनः अपने ही माध्यम में लौट जाती है तो उस घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। ठीक है, आएगा कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम। तो आप लोग पढ़े होंगे प्रकाश के परावर्तन के मुख्यतः 2 नियम होते हैं। पहला कौन कौन आप लोग पढ़े होंगे कि जब प्रकाश की किरण आती है, पहला तो होता है आपतन कोण और बराबर परावर्तन कोण, यानी जितने कोण से आ रही उतने कोण से। और दूसरा होता आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पे हो तो उसे हम क्या कहते हैं? परावर्तन के नियम। तो अगर आपसे कोई पूछ दे कि प्रकाश के परावर्तन के कुल कितने नियम है तो आपको जवाब देना होगा कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? 2। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? आ जाएगा कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। तो अभी बताया आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, और दूसरा हमने बताया आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पे हो तो उसे हम क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। ठीक है, तो परावर्तन के कितने नियम। तो परावर्तन किसको कहते हैं जो हम बता दिए, जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम से टकराती है या किसी वस्तु से टकराकर पुनः अपने ही माध्यम में लौट जाती है तो इस घटना को हम क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। तो आपका पहला का आंसर हो जाएगा प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? 2। ध्यान रहेगा, प्रकाश के परावर्तन के कुल कितने नियम? 2। अगला आइए, कह रहा है वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण से बनेगा। चलिए, तो सबसे पहला टर्म आया है दर्पण, दूसरा टर्म आया है आभासी और तीसरा टर्म आया है प्रतिबिंब। तीनों के बारी बारी से हम समझा रहे हैं। दर्पण किसको कहते हैं? तो कहेंगे वह परावर्तक सतह जिसका एक भाग कलय किया हुआ, कलय मैंने पेंट किया गया हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? दर्पण कहेंगे। मान लिया जाए कि ये मेरे पास मार्कर है, देख रहे हैं, अगर इसका मान लिया जाए कि मैंने परावर्तक सतह इसका एक भाग हम कलय कर दें तो कलय करने से जो मैंने हमारे वस्तु का निर्माण होगा उसे हम क्या कहेंगे? दर्पण कहेंगे। दर्पण मुख्यतः आपका 2 प्रकार का होता है। पहला होता है गोलीय दर्पण और दूसरा होता है समतल दर्पण। आएगा कि दर्पण कितने प्रकार का। तो दर्पण मुख्यतः आपका 2 प्रकार का। पहला आपका हो गया गोलीय दर्पण और दूसरा आपका क्या हो गया? दूसरा आपका दर्पण हो गया समतल दर्पण। ठीक है, चलिए, तो समतल, उत्तल और अति और गोलीय दर्पण को 2 भाग में बांटा गया। पहला होता है उत्तल दर्पण और दूसरा होता है अवतल दर्पण। इंग्लिश में बोलते हैं कॉनकेव मिरर और दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है ना। तो अब आइए आभासी एक टर्म आया। तो दर्पण किसको कहते हैं समझ में आगे उम्मीद करते हैं कि वह परावर्तक सतह जिसका एक भाग क्या किया रहता है? कलय किया रहता है। अब आइए आभासी। तो जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकराती है और टकराने के फलस्वरूप जो एक छाया बनता है जो वास्तविक रूप से न होकर के आभासी बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? आभासी। और जो पीछे बनता है वही होता आभासी प्रतिबिंब। और आभासी प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। प्रतिबिंब आएगा कि कितने भाग में बांटा गया? तो प्रतिबिंब को 2 भाग में बांटा गया।
पहला होता है आभासी या इसी का नाम है काल्पनिक, और दूसरा होता है वास्तविक। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। तो पहला तो समझ में आ गया होगा कि वास्तु से छोटा आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण से, माने आभासी छोटा भी बनना चाहिए, ठीक है। आभासी का मतलब अभी हमने बताया क्या, इंग्लिश में इसको बोलते हैं, आपका पढ़े होंगे रियल एंड वर्चुअल, ठीक है, माने वास्तविक और उल्टा। और एक जो होता है भारतीय रियल एंड इरेक्ट, माने सॉरी वर्चुअल एंड इरेक्ट, यानी जिसका मतलब हो गया काल्पनिक और सीधा। तो काल्पनिक प्रतिबिंब किस दर्पण से, यानी आभासी हो गया। आभासी का एक नाम और है, अभी हमने बताया आभासी को हम लोग काल्पनिक भी कहते हैं, ठीक है। और छोटा, तो देखिए बच्चों, आपका अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, अवतल में दोनों बनता है, वास्तविक भी बनता है और काल्पनिक भी बनता है। अगर कोई तुमसे पूछे कि अवतल दर्पण में किस प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, तो अवतल दर्पण में दोनों प्रकार के बनते हैं, वास्तविक भी और काल्पनिक या आभासी। लेकिन उत्तल दर्पण में सिर्फ आभासी बनता है और छोटा बनता है, ठीक है। और अवतल में आभासी और काल्पनिक या वास्तविक दोनों बनता है, लेकिन उसमें जो बनता है उसमें आपका सिर्फ आपका दोनों, इसमें सिर्फ आपका क्या बनता है, सीधा, उसमें दोनों, और उसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो बड़ा बनता है। तो देखिए आपको करा वास्तु से छोटा, अब एक टर्म आया है समतल, तो समतल में छोटा नहीं बनता। समतल में अगर हम जितने साइज का मान लिया जाए कि 1 मीटर का है, तो आपका समतल दर्पण में 1 ही मीटर का बनेगा। लेकिन अगर आप अवतल में जाते हैं तो ये थोड़ा बड़ा बनेगा, लेकिन अगर उत्तल में जाते हैं तो आप जितना उससे छोटा बनेगा। बात समझ में आ रही है? चलिए, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अगर आपसे पूछ देगा कि वास्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब कौन दर्पण में, तो आपका ये आंसर जो हो जाएगा आपका हो जाएगा उत्तर। क्या हो जाएगा? उत्तर, ठीक है बच्चों। आपका उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा, इसको नोट करते चलिएगा। चलिए, आपका हो गया वास्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण से प्राप्त होता है? उत्तर से, ठीक है। अगला कह रहा है अवतल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की खाली स्थान होती है। ध्यान दीजिए, अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण, तो आप लोग पढ़े होंगे कि ध्रुव किसे कहते हैं, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, प्रधान अक्ष किसे कहते हैं, है ना, फोकस दूरी किसे कहते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो अभी हम बता रहे हैं। आप लोग पढ़े होंगे कि अवतल दर्पण जो है गोलीय दर्पण का पार्ट है। अभी हम ऊपर इसके पार्ट बताएं कि अवतल दर्पण किसका पार्ट है? गोलीय दर्पण का पार्ट है। क्यों? क्योंकि ये गोला का। तो आप पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो यहाँ पे समझ लीजिए कि आपका यहाँ पे कह देगा कि ये आपका अवतल दर्पण है, ठीक है। अवतल दर्पण है आपका। अवतल दर्पण में आपका यहाँ से देख रहे हैं ये लाइन, अवतल दर्पण में आपका जो मुख्य अक्ष से जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रधान अक्ष बोलते हैं। और जब प्रकाश की किरण जहां से होकर के गुजरती है उसको हम लोग बोलते हैं मुख्य फोकस। और यहाँ पे आपका होता है वक्रता केंद्र, यानी दर्पण के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। दर्पण के केंद्र को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। और इसको हम लोग बोलते हैं ध्रुव, यानी दर्पण के मध्य भाग को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दर्पण के मध्य भाग को दर्पण का क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। यानी कहने का अर्थ हो गया यहाँ से यहाँ तक के दूरी को आपका फोकस दूरी कहते हैं। मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। तो अवतल दर्पण, और बच्चों यहाँ से यहाँ जितना ये है उतने ही रहेगा, दू है तो ये भी दू ही होगा। इसीलिए वक्रता के त्रिज्या, यानी यहाँ से यहाँ वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की क्या होती है? आपका दुगनी होती है। फोकस दूरी आपका अवतल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता, यहाँ पे त्रिज्या होगा, वक्रता त्रिज्या, सॉरी छूट गया है, वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? वक्रता त्रिज्या की आधी, और वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की क्या होती है?
दुगुनी होती है। अगर ये आपका सूत्र होता है, आप लोग पढ़े होंगे और नहीं पढ़े तो अभी हम बता रहे हैं। इसमें आपका टर्म बताएं, ध्रुव किसको कहते हैं? दर्पण के मध्य भाग को ध्रुव कहते हैं, दर्पण के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। आपका प्रकाश की किरण आप परावर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर गुजरती है उसे मुख्य फोकस कहते हैं। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और फोकस दूरी, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। तो फोकस दूरी अगर आपसे कोई पूछ दे कि बताइए ये कितना होगा इसका, तो फटाफट आपका यही सूत्र होता है, F बराबर होता है आपका R/2 या R बराबर होता है 2F। आप याद रखिएगा, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी और वक्रता त्रिज्या फोकस। अगर आपको कह दिया वक्रता त्रिज्या 10 तो फोकस दूरी 20, अगर कह दिया फोकस दूरी 20 तो वक्रता त्रिज्या कितना? आपका 10। याद रखिएगा, तो आपका क्या हो जाएगा? आधी। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? उम्मीद करते हैं। अगला कह रहा है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। अभी हमने बताया कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है? हमेशा जो होता है काल्पनिक होता है और क्या होता है? समान आकार का बनता है। तो इसमें आपका हो जाएगा समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब जो होता है ये आपका समतल में वास्तविक तो उल्टा बनता नहीं है। इनमें से आपका आंसर हो जाएगा कोई नहीं। समतल द्वारा प्रतिबिंब जो हो जाएगा ये क्या होता है? सीधा बनता है और वास्तविक यहाँ पे तो सीधा ऑप्शन है नहीं। चलो, तो आपका पहला का हो गया आंसर 2, दूसरा का हो गया आप तक। अगला आइए क्वेश्चन नंबर आपका 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, पांचवा में पांचवा, दाढ़ी बनाना के किस दर्पण का उपयोग? दाढ़ी बनाने के लिए हम लोग जो है अवतल दर्पण को उपयोग करते हैं। अब सवाल उठता है क्यों करते हैं सर? काहे कि मन में आता होगा हम कोई भी ऐनक देख करके ऐसा करके हम बना नहीं लेंगे, लेकिन अवतल दर्पण का ही क्यों बनाते हैं? तो बच्चों ध्यान दीजिए, अवतल दर्पण में हमने अभी बताया कि प्रतिबिंब जो होता है वो वस्तु से बड़ा बनता है। तो अगर हम अपना चेहरा अवतल दर्पण में देखेंगे तो हमारे जो दाढ़ी होगा छोटा छोटा जो रहता है या बड़ा बड़ा होता है वो सही ढंग से जो हमारे सैलून में जो सेविंग करते हैं वो उसका जो है दाढ़ी जो है बड़ा बड़ा दिखाई देगा और उसको सेविंग करने में क्या होगा? आसानी होगा। ठीक है बच्चों, तो आपको उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। तो दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का उपयोग। क्यों करते हैं जो भी बताएं? क्योंकि हमको क्या होगा? दूर से ही हमको बढ़िया से दिखाई देता है, क्योंकि अवतल दर्पण में वस्तु से बड़ा आपका प्रतिबिंब बनता है। ठीक है ना? चलिए आगे आइए। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, यानी कौन दर्पण लगा रहता है? मोटर गाड़ी का है तो आपका हो गया स्कूटर हो गया, कार हो गया, जीप हो गया, मैजिक हो गया, जो भी हो गया, ट्रक हो गया, वो सब आ गया। मोटर गाड़ी के सामने, सामने का मतलब आगे, साइड नहीं। देखिए यहाँ पे कहा क्या है? मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, चालक के सामने, न कि साइड में। कितना बच्चा समझ पाता है कि वो साइड में नहीं, चालक के सामने। मोटर गाड़ी में जो होता है चालक के सामने जो आप देखते होंगे दर्पण जो रहता है आगे माने हेडलाइट में, यहाँ पे ये होना चाहिए। साइड रहता तो अलग चीज हो जाता। ठीक है, तो गाड़ी के मोटर गाड़ी के चालक के सामने आपका कौन रहता है? आपका। अगर कह देता, यहाँ पे सवाल फंसाने के लिए पूछता है, अगर कह देता आपको, बहुत सारे बच्चे इसमें गलती मार के आते हैं, उत्तर मार के आएंगे। अगर कह देगा मोटर गाड़ी में चालक के साइड में, चालक के साइड में मतलब गाड़ी चल रहा है इसे, इसके साइड में जो ऐनक रहता है पीछे देखने के लिए, तो वो उत्तल होता। आगे कह रहा तो आगे आपको रहेगा अवतल होता, जिससे क्या होता है? फोकस दूर तक दिखाई देता। ठीक है, तो चलिए मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन दर्पण लगा रहता है? अवतल लगा रहता है। आ गया क्वेश्चन नंबर आपका 6 हो गया, 7 आया। करा यदि अवतल दर्पण में वस्तु अनंत पर हो, आप लोग पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो ही बता रहे हैं कि अवतल दर्पण में रे डायग्राम आपका 6 पोजीशन टोटल होते हैं, हम भी बता रहे हैं 6, और उत्तल दर्पण में आपका 2 पोजीशन होते हैं। अवतल में आपका दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, वास्तविक भी बनते हैं और काल्पनिक भी बनते हैं। अगर आपसे पूछे तो इसका रे डायग्राम हम एक अलग वीडियो लेकर के आएंगे, अभी थोड़ा सा हम समझा देते हैं क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रे डायग्राम जो बच्चों को नहीं आता है समझिए, उसमें आपको बहुत सारी परेशानियां होंगी, ठीक ना। तो रे डायग्राम आपका अलग से हम एक वीडियो उसमें दोनों का बताएंगे, उसमें प्रूफ भी करेंगे
कैसे होता है उसके अलग लेकर के आएंगे। अभी समझ लीजिए थोड़ा सा कि आपका अगर कहा दिया अवतल या उत्तल रहे, अवतल दर्पण में बार बार बोल रहे हैं तो बच्चे समझ लें कि दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। कौन कौन? तो आपका अभी बताएं, वास्तविक भी बनता है और काल्पनिक भी बनता है। तो अगर कह दिया, अब 6 पोजीशन पहले समझ लीजिए। पहला वस्तु रहता है अनंत पर, दूसरा आपका रहता है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, तीसरा आपका रहता है वक्रता केंद्र पर, चौथा रहता है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, पांचवा आपका होता है फोकस पर, और छठा होता है फोकस और ध्रुव के बीच। ठीक है, 5 पोजीशन में आपका जो प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक और उल्टा बनेगा। कौन कौन पोजीशन? P और F के अलावा बाकी जो भी हम बोले, अनंत पर, फोकस पर, वक्रता केंद्र पर, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, ये 5 में आपका वास्तविक और उल्टा बनेगा। अब बाकी एक जो बनेगा काल्पनिक और क्या बनेगा? सीधा बनेगा। किसमें? P और F के बीच में होगा, और यह जो बनेगा दर्पण के पीछे बनेगा, और वस्तु से क्या बनेगा? वस्तु से आपका जितना वस्तु रहेगा उससे बड़ा बनेगा। ठीक है, अनंत का फोकस पर, फोकस का अनंत पर, याद कर लीजिए कहाँ बनेगा? अगर वस्तु अनंत पर है तो फोकस पर, अगर वस्तु फोकस पर है तो अनंत पर। ठीक है ना? अगर कह दिया जाए अनंत और फोकस के बीच, वक्रता केंद्र के बीच है, तो वस्तु का प्रतिबिंब जो बनेगा वो बनेगा फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। अगर कह दिया वक्रता केंद्र है तो वक्रता केंद्र पर बनेगा, अगर फोकस है तो ही बताएं, अगर कह दिया P और F के बीच में, दर्पण के पीछे। ठीक है, अब पोजीशन इसमें जो भी सवाल आएगा बता दीजिए। तो देखिए, अवतल दर्पण में वस्तु कहाँ है? अनंत पर, याद रखिए। उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर बनेगा। अभी हमने बताया, अगर कह देता फोकस पर है तो एकदम उल्टा कर देते, अनंत पर हो जाता। चलिए अगला करा 32 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, कितना सेंटीमीटर? 32 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगा? देखिए, वक्रता त्रिज्या दिया हुआ, R दिया हुआ, F पूछ रहा, तो आपका R/2 हो जाएगा। फॉर्मूला भी हम लिखे हुए हैं, 32 का आधा हो जाएगा कितना? 16। ठीक है, आगा 32 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितना हो जाएगा? 16 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? आगे आइए, आवर्धन। अब सवाल आता है आवर्धन, इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम लोग मैग्निफिकेशन। तो बोलेंगे प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। ठीक है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या बोलते हैं? आवर्धन कहते हैं। और प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम लोग V द्वारा और वस्तु की दूरी को U द्वारा सूचित करते हैं। यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु दूरी के अनुपात को हम आवर्धन कहते हैं, और आवर्धन को हम लोग M द्वारा डिनोट करते हैं। कौन द्वारा? M द्वारा, स्मॉल m फॉर होता है मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो आपका हो जाएगा A माइनस V बटा, आपका क्या हो जाएगा? माइनस यहाँ पे हो जाएगा M बटा U नहीं, M बटा V नहीं, M बटा माइनस V बटा U, सॉरी छूट गया है, माइनस V बटा U, यानी आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा। ठीक है, आएगा कि बताइए आवर्धन बराबर क्या कहते हैं? तो माइनस V बटा, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। आप लोग नहीं पढ़े तो अभी बता रहे हैं। आपका पूछता है कभी कभी कि U को हम लोग क्या बोलते हैं? U को बोलते हैं वस्तु की दूरी, और यह हमेशा निगेटिव होता है। F जो होता है इसको बोलते हैं फोकस दूरी, अवतल में प्लस और उत्तल में आपका प्लस, और आपका ये आपका V होता है प्रतिबिंब, यानी कैसा बना? वास्तविक बना, अगर उल्टा बनता है तो निगेटिव, सीधा बनता है तो आपका पॉजिटिव। ठीक है, तो आपका इसको अगला है दर्पण सूत्र, इंग्लिश में बोलते हैं मिरर फॉर्मूला, यानी तीनों में रिलेशन होता है V, U और F, तो इसी को हम लोग बोलते हैं दर्पण सूत्र। बहुत बार पूछा गया दर्पण सूत्र। तो आपका ये सूत्र होता है 1/U प्लस 1/V बराबर 1/F। ठीक है, लेंथ सूत्र एक आता है, तो हम आपका अपवर्तन जब हम क्लास लेंगे तो उसमें बताएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आगे आइए। क्वेश्चन नंबर 11, 10 तक आपका हो गया। करा जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच हो, देखिए आ गया। अभी हम 6 पोजीशन बताए थे, फोकस और ध्रुव, तो आपको हम ही बताए थे यही पोजीशन में जो है ये दर्पण के पीछे बनेगा, और कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। यही वो पोजीशन हमने बताया था कि अवतल दर्पण में टोटल 6 पोजीशन होते हैं, यानी अवस्था कहाँ कहाँ वस्तु रखी जाती है। ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा।
अगला कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12, अवतल या उत्तल दर्पण में वास्तु दूरी हमेशा होती है। अभी हमने बताया कोई भी दर्पण हो, अवतल हो, उत्तल हो, समतल हो, उसमें वास्तु दूरी हमेशा क्या होती है, ऑल नेगेटिव होती है। वास्तु दूरी को हमेशा यू द्वारा डिनोट करते हैं, आपका हो जाएगा ऋणात्मक। ठीक है, आपका कह दिया अवतल या उत्तल दर्पण में वास्तु दूरी हमेशा क्या होती है, तो अवतल या उत्तल दर्पण में वास्तु दूरी हमेशा क्या होती है, ऋणात्मक होती है। ठीक है बच्चों, आगे आइए। अगला कह रहा है किस स्थान पर वस्तु का प्रतिबिंब समान आकार का बने। समान को हम लोग और एक नाम बोल सकते हैं बराबर, बराबर आकार का। ठीक है ना, बराबर आकार का कहाँ होगा, तो आपका हमने बताया सी पर, सी मैंने वक्रता केंद्र, जहां पे रखेंगे वैसा ही बनेगा। ठीक ना, अगर वक्रता केंद्र है तो वक्रता केंद्र पर बनेगा। ठीक है, समझ में आ रही है। अगर कह दिया पी पर है तो पी में ध्रुव पर है, एफ के अनंत पर। अगला क्वेश्चन 13 हो गया। 14, रोगियों के नाक, कान, गले और दांत आदि की जांच के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं। यानी आप देखते होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो डॉक्टर यहाँ पे वो लेंस बांधे, दर्पण बांध लेता है, ऐसे जिसमें होता है ऐसे रोशनी उसमें देता है, उससे देखता है कि उसके दांत में या गला वाला में कुछ है। इंग्लिश में बोलते हैं ENT टेस्ट, ENT। ठीक है, ENT एगो टेस्ट होता है, आप जाइएगा तो ENT के लिखल रहेगा, E फॉर ईयर, N फॉर नोज, T फॉर टंग, यानी गले दांत ये सब का टेस्ट होता है। यानी कुछ माने त्रुटि आ जाता है या कुछ माने कि कहने का अर्थ हो गया कि उसको कोई बीमारी आ गया तो उसमें किया जाता है। ठीक है, ENT टेस्ट। तो गले या दांत की जांच के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, अवतल के। क्यों, क्योंकि इसमें बड़ा फिगर दिखता है, उससे पता चल जाता है। ठीक ना, अगला ये लास्ट क्वेश्चन का रहा, प्रतिबिंब मुख्यतः कितने प्रकार का होता है। शुरू में ही बताएं, प्रतिबिंब 2 प्रकार का आपका होता है। कौन कौन, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक। काल्पनिक का एक नाम और है आभास। ठीक है, तो बच्चों आपको उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। नहीं अच्छा लगा तो कृपया 1-2 बार जरूर देखें और शुरू से अंत तक जरूर देखें। यानी प्रकाश के परावर्तन हो गया 2, आप टोटल आपको कहीं पे अगर कोई त्रुटि हुआ तब हमें कमेंट सेक्शन में जवाब भेजें, कैसा लगा वो भी, क्योंकि आप हमें कमेंट कीजिएगा तो बहुत अच्छा लगता है कि हमारा जो पढ़ाया हुआ है आपको अच्छा लगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, सी यू, बाय बाय।